नॉर्थ जोन का जो बोर्ड पेपर, उसमें इसी थ्योरम पर बेस्ड हमें क्वेश्चन था फॉर 2 मार्क्स इन द 10th फाइनल बोर्ड्स। समझ में आ गया? सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसका आपको ब्रॉडली मैंने समझाया था। इसका मतलब क्या है कि हमने सर्कल पर एक आर्क मार्क की। लेट मी से आर्क ए बी। सर्कल है तो उसका सेंटर होगा। आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। सो व्हाट वी गेट इज एंगल ए ओ बी। ठीक है। तो कहते हैं जो ये एंगल का मेजर है, इसी आर्क के एंड पॉइंट्स को जाकर सर्कल पर जोड़ दो। किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर ऑन द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग मतलब जो ये आर्क है इसको छोड़कर बाकी किसी भी पॉइंट पर ये एंड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे किसी भी एक पॉइंट पर। तो जो भी एंगल बनेगा ना, सेंटर वाला एंगल उसका हमेशा डबल होगा। ठीक है। मतलब कि अगर ये एंगल एक्स बन रहा है, मैं बाकी सारी लाइंस को इरेज कर रही हूं, दैट वी अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। So this angle will be 2x. If this angle is x, then angle AOB will be 2x. So angle AOB is twice angle ACB. हम यही प्रूव करते हैं हर बार। Angle AOB is 2 times angle ACB. ठीक है। Angle made by arc at the center is double the angle made by the arc at any point on the remaining part of the circle. ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, 3 तरह से डायग्राम ड्रॉ करने हैं। एक तो आर्क है माइनर, ए भी जो आर्क हमने ली है दैट्स अ माइनर। एक बार लेंगे आर्क इज अ सेमी सर्कल। तो आप अपनी बुक में देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, सभी तीनों केसेस को आपको डिफाइन भी करना है। आर्क इज अ सेमी सर्कल, ए बी एंड ओ। ठीक है। तो यहां से जो पॉइंट हमने लिखे हुए हैं वही हम पॉइंट लिखेंगे। एओ बी है, यहां से ए सी बी आ जाएगा। देन आर्क इज अ मेजर आर्क। तो यहां से ये मार्क किया। वी टॉक अबाउट दिस एंगल ए सी बी। तो यहां से ये एंगल की बात कर रहे हैं, इन एंगल्स की बात कर रहे हैं, और यहां से ये एंगल की बात कर रहे हैं। आपने लिखना है हर केस में आर्क इज माइनर आर्क। यहाँ पे आर्क ए बी इज अ सेमी सर्कल। मृदुल लिखो इसको, चाहे दोबारा से, चाहे लिख रहे हैं फिर भी दोबारा लिखना है। और यहाँ पर आर्क ए बी इज अ मेजर आर्क। 3 डायग्राम प्रूफ एक। कंस्ट्रक्शन होगा जॉइन ओसी, reduce it to point, let me say आर। हर किसी में हमने ओसी को ज्वाइन करके उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पॉइंट आर ले लेना है एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट आर। थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ठीक है। अब दो चीजें याद करनी है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। दो हमें मेजर कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। थ्योरम कैसे प्रूव होती है, दो चीजें यूज करके ये। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कहां से एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये दो चीजें लेकर थ्योरम प्रूव हो रही है। एक्सटीरियर एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तो मैं डायग्राम्स को नहीं इरेज कर रही, मैं सारा जो बाकी लिखा हुआ है उसको इरेज कर रही हूँ, कंसिडरिंग आपने लिख लिया होगा। ठीक है। तो इस थ्योरम को अगर बार बार 3 4 बार लिख लोगे तो एज इट इज ये याद हो जाएगा। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों डायग्राम सर्कल के साथ आपको प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं। ऐसे ही आपको नेमिंग करनी है, जैसे आपने एसीबी एओबी नेम किया है, बीट एनीथिंग यहाँ पर पीओ क्यू करके किया हुआ है बुक में, वो भी कर सकते हो इफ योर टीचर इंसिस्ट कि नहीं वैसा ही लिखना है। ठीक है। बट मेन समझो दो चीजें यूज होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो हमने सभी में सेम नंबरिंग करनी है। ये नहीं कि ए बी यहां लिखा तो यहां पर ए लिख दिया फिर यहां पे बी लिख दिया, ऐसे बिल्कुल मत करना।
ठीक है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंगली लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एओसी, मतलब प्रूफ ऐसा लिखना है कि किसी भी फिगर के साथ हम लीड कर लें। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई, therefore angle OAC is equal to angle OCA, isosceles triangle property, angles opposite to equal sides, कुछ भी करके हम लिख सकते हैं। ये दो अगर मेन स्टेप्स हमने याद कर लिए तो आपकी पूरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या करना है, वही सेम ट्रायंगल एओसी। एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू, ये वाला एंगल है, दिस एंड दिस, इसको मैं इस वाले एंगल को लाने के लिए एक्सटीरियर एंगल आई यूज एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये ना पहले थ्योरम जो थी एक्सटीरियर एंगल वाली ना, ये आपके एक्सरसाइज 6.3 में हुआ करती थी, पर क्योंकि वो डिलीट हो गया तो इसलिए आपने इतनी एक्सटीरियर इतनी कॉमनली से यूज नहीं किया, बट इसमें एमसीक्यूज फिर भी दे देते हैं। लीनियर पेयर भी लेंगे ना अगर हम, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो सब चीजें हम एक्सरसाइज 6.3 में एक्सप्लेन करते थे। अब यहां से फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, तो एंगल ए ओ आर, सॉरी, एंगल ए ओ आर, देखो मुझे इस एंगल को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो ए सी बी का डबल है। तो जो मैं रिप्लेस करूंगी वो ओ ए सी होगा, मुझे वर्टेक्स सी चाहिए अपने प्रूफ में। तो मैं लिखूंगी एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, मैंने ए ओ सी को ओ ए सी को ओ सी ए से रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर एंगल ए ओ आर इज 2 times एंगल ओ सी, एंगल ए ओ आर इज 2 times एंगल ओ सी ए। ठीक हो गया। अब जो चीज आपने ये छोटे वाले साइड वाले इस वाले पोर्शन पे की है, वही दूसरी चीज हम यहां पे लिखेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में। कौन सा वाला, बी ओ सी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये जो प्रूफ लिखा हुआ है इसको इरेज कर रही हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें ए ओ आर चाहिए ना, तो ऐसे लिखूंगे सिमिलरली एंगल बी ओ आर, नो नीड टू प्रूव, इसको प्रूव नहीं करना, मतलब इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करना। सिमिलरली एंगल बी ओ आर इज 2 times एंगल ओ सी बी, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, एड 3 and 4। तो यूक्लिड के हिसाब से अगर हम ऐड करते हैं ए ओ आर प्लस एंगल बी ओ आर 2 times एंगल ओ सी ए 2 times एंगल ओ सी बी, इनको कंबाइन कर दो, ए ओ आर और बी ओ आर बन जाते हैं एंगल ए ओ बी, ओ सी ए और ओ सी बी बनकर बन जाएगा एंगल ए सी बी, और साथ में आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। बस। सो फर्स्ट एंड टू में उसने लिखा है, लेकिन थर्ड में उसने कहा है ऐसे लिखना, रिफ्लेक्स एंगल एओबी। थर्ड वाले प्रूफ में बस आपने लिखना है हेंस प्रूफ, फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूफ हो गया। फॉर थर्ड, क्योंकि हमने बड़ा एंगल लिया है ना, मेजर मेजर आकी है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल एओबी इज 2 times एंगल एसीबी। रूल हमारा चेंज नहीं होगा, बट वो रिफ्लेक्स में लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको लिख लेना। अब इसी थ्योरम के साथ फर्दर डिराइव्ड थ्योरम्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप क्लास 9th में जाओ या क्लास 10th में जाओ, ये वाली थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होगी, और इसके बाद वाली, ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये यूज डबल एंगल। देन नेक्स्ट थ्योरम लिखो, लिख लिया सबने ये। अब वो प्रूव नहीं है, वो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, पर वो हम कहते हैं सेकंड इसका ही सब पार्ट हो जाता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने एक आर्क ड्रॉ की ए बी, अभी आप प्रूफ करके आए हो
कि जो इस आर्क का सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है। किससे? इस आर्क का सरकमफ्रेंस पे एंगल। अब ये ओ तो पॉइंट मैंने कहा था सेंटर है, सबके लिए फिक्स है। अब मैं कहती हूँ बाकी का सरकमफ्रेंस पर ना ये पोर्शन छोड़कर बाकी कहीं पर भी एंगल ड्रॉ करो सी। तो अब कहाँ ड्रॉ करोगे? कोई यहां ड्रॉ करेगा, कोई सी पॉइंट यहां ले सकता है, कोई कहता नहीं मुझे यहां लेना है, कोई यहां पे लेगा। तो रूल तो सबके लिए सेम है ना। सी पॉइंट इस टेरिटरी में इस सरकमफ्रेंस पर कहीं भी आ जाए, वो तो सेंटर एंगल से हाफ ही होगा हमेशा। तो सी पॉइंट तो मूविंग है ना, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, और वो हमेशा एंगल एओबी का हाफ है। तो ये सारे जो एंगल एसीबी हर जगह बने हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस बची हुई पर, वो आपस में क्या है? इक्वल। क्योंकि अगर मैंने इसको 2x लिखा तो इसको भी x लिखोगे, यहां पे जो एंगल फॉर्म हुआ उसको भी x लिखोगे, यहां पे जो एंगल फॉर्म हुआ, एंगल की आर्म्स जो है उनकी लेंथ डिफर कर सकती है लेकिन एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। So if I name this as point P, तो which I say angle ACB is equal to angle APB, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? आपका वर्टेक्स चेंज होगा, एंड पॉइंट्स आपके सेम होंगे, मतलब ये लिख सकते हैं एंगल ACB इज सेम एज एंगल BAP, BPA सॉरी। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आर्क के सेम है, सिर्फ वर्टेक्स चेंज किया है। एंड पॉइंट्स ए बी है, सिर्फ वर्टेक्स चेंज किया है। अच्छा, ऐसा नहीं करना अब। ये समझ में आ गया सबको? मान लो ऐसा हमने कुछ ड्रॉ किया, ये मत देखना ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट का मतलब क्या हुआ। आप ये मत सोच लेना कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट तो ऐसे भी हो गया। ये मैंने ए बी आर्क मार्क किया, आपने कहा यहां पर एक एंगल बना, बहुत अच्छा है ना। अब देखो मैंने इसी को ऐसे लिया, जैसे पिन बॉल नहीं मूव करती, समटाइम्स विल सी, यहां से स्ट्राइक करके बॉल यहां गई फिर वापस आई, देन यहां पे स्ट्राइक करके उसके पास ए बी एंड पॉइंट्स है, पाथ वो कोई भी ले सकती है, स्ट्राइक वो कहीं भी कर सकती है। ठीक है। वन, एक जिसके पास बॉल है जो थ्रो कर रहा है बॉल, एक वन पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, वो मूव नहीं कर सकता। वन पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट बी, वो मूव नहीं कर सकता। नाउ द पर्सन ए एंड बी हैव अ बॉल, दे थ्रो इट, तो थ्रो करते हैं यहां जाकर, वापस उसके पास जैसे मर्जी आ रही है, दूसरी भी जाकर वापस उसके पास आ रही है, मतलब उसको हमने थ्रेड से बांधा हुआ है, जैसे भी देख लो। समझ में आ गई बात? ये अब ये नहीं कहना कि हमने तो जी ये पॉइंट ए बी आंख यहां ले ली, ये नहीं है हमारा, हमने रिमेनिंग पार्ट कहा था। यहां पर अगर आप देख रहे हो माइनर आर्क में, तो यहां से ऐसे एंगल बनेंगे, ऑन द सेम साइड बनेंगे। मतलब एक चीज ये भी देखना, ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये वाले आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया? ऑन द रिमेनिंग पार्ट, कि जहां पर हमने आर्क ली थी उसको मैं इरेज कर देती हूँ, कि अब इसने पोर्शन में नहीं हमें आना, बॉल यहां तो आ ही नहीं सकती। समझ में आ गया? तब सेम सेगमेंट होगा। अब जब सेक्टर वाली बात करते हैं ना, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, तो वहां पर ना एंगल का मुंह एक तरफ ही खुला होता है। नाउ एंगल एओबी इज लुकिंग हियर, क्रोकोडाइल का मुंह की तरह देखो ना, एक तरफ ओपन है, तो दूसरे वाले एंगल्स का भी जो इसके हाफ है ना, उनका मुंह ऐसे ही है। समझ में आ गया? उनका मुंह भी सेम ओपन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। और यही क्वेश्चन ऐसा ही पेपर में था, आपको दिया ये एंगल हुआ है और पूछ लिया ये वाला एंगल, तो आधे बच्चे हाफ ही करके आए थे ये वाला। हालांकि कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, पेपर में बोर्ड क्वेश्चन था, एओबी दिया हुआ है, आपको एंगल एपीबी निकालना है, 2 मार्क्स में, 9th का ही क्वेश्चन था। कोई टेंजेंट कोई 10th का कुछ नहीं यूज किया हुआ इसमें। समझ में आ गई बात है? तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब नेक्स्ट लिखो जो वाइडली यूज रूल होता है इसके बाद। नेक्स्ट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल, अब ये खुद सोचो, सेमी सर्कल है या मेड बाय डायामीटर ऑन द सर्कल। सर्कल लिया,
उसको हाफ में डिवाइड करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करनी पड़ती है? किसी भी सर्कल को हाफ में ड्रॉ करना है तो हम क्या, हाफ हाफ में डिवाइड करना है तो हम क्या ड्रॉ करते हैं? डायामीटर, है ना। तो डायामीटर का ये एंगल एओबी कितना होता है? ये अगर एओबी है से होगा क्या? स्ट्रेट लाइन। हाँ, 180। हमारा रूल क्या कहता है कि अब इसी एंड पॉइंट्स को आई टेक इट टू द सर्कल, तो जो ये एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्लियर हो गया? अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है, इसमें लास्ट हमारे पास थ्योरम जो रूल है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखो, इट्स अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक और चीज इसके साथ होती है, कौन? साइक्लिक पॉइंट्स। एक पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल्स हैं, मैंने करवाया था पहले। दो पॉइंट से पास करने वाले भी बहुत सारे सर्कल्स हैं। बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं जो दो पॉइंट से पास। ठीक है, लेकिन थ्री पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल हैं? एग्जैक्टली exactly। मतलब मैं थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लू ना, तो उनको, उनके थ्रू पास करता हुआ एक सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। विच मीन्स थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। सो एवरी triangle has a circumcircle। ठीक है, हर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहीं भी ड्रॉ कर दो, उनको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, तो ट्राइंगल बन जाएगा। हर एक ट्राइंगल का आप सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बीट इक्विलेटरल, बीट स्केलीन, आइसोसलस, राइट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, जितने तरह का भी कोई ट्राइंगल ले आओ मेरे पास, मैं उसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करके आपको बता दूंगी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक के पास सर्कम सर्कल होता है। लेकिन जब हम फोर पॉइंट्स लेते हैं, ऑब्वियसली फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब ये चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं, मतलब इन चार नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल बनता है। ठीक है, व्हेन वी हैव फोर और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सर्कल, मतलब हर चार पॉइंट सेम सर्कल पे लाई नहीं करेंगे जैसे आप कोलिनियर पॉइंट्स में करते हो। दो से तो ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी, कहीं भी दो पॉइंट्स ले लो रैंडमली, टेक टू स्टार्स, रात रात में देखना कोई भी आसपास वाले स्टार लिखो, अब उनको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब हम तीन को ज्वाइन करते हैं तब हम बोलते हैं कोलिनियर। मतलब कोई भी तीन पॉइंट्स मुझे प्लेन में दो, हर बार तो नहीं कोलिनियर होंगे, है ना, दो तो होते ही हैं, तीन नहीं होंगे। ऐसे ही हर चार पॉइंट सर्कल पे लाए नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। So four or more non-collinear points lying on the same circle. Four or more non-collinear points, ये ना आपकी पिछली वाली बुक में था, पिछले वाले उसमें, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। कौन साइक्लिक पॉइंट्स का लिख लो, क्योंकि उसमें आ जाता है ये। assertion रीजनिंग में क्वेश्चन भी था आई थिंक, मैंने जो अब आपको टेस्ट पेपर दिया था उसमें क्वेश्चन था भी ये। तो किसी के पास पिछली बुक होगी थोड़ी अच्छी कंडीशन में, मेरी वाली में थोड़ी अच्छी कंडीशन नहीं है, थोड़ी अच्छी कंडीशन है, तो उससे प्लीज इसके नोट्स मंगवा लेना, पूरे चैप्टर को पढ़ लेना जो जो पॉइंट्स दिए हैं। फोर और मोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स lying on the same circle are called concyclic points। अब ये चार पॉइंट्स आपके पास है, देखो ए बी सी डी, चारों के चारों नॉन कोलिनियर है, इनको मैंने, इनमें से कोई तीन कोलिनियर नहीं होंगे, इनको मैंने अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो अगर इस सर्कल को हटा दे तो एबीसीडी के बारे में आप क्या कह सकते हो? एबीसीडी क्या है? एबीसीडी वैसे क्या है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी फोर साइडेड फिगर। ठीक है, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
तो जब भी ऐसा कुछ बनता है, मतलब चार कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के साथ जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल फोर वर्टिसेस ऑन अ सर्कल। देखो, हर एक क्वाड्रिलेटरल के आसपास आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? देर आर सम क्वाड्रिलेटरल्स जिनके आसपास हम सर्कल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। वो कोई भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है। समटाइम्स रोम्बस के अराउंड भी सर्कल ड्रॉ नहीं होता। समझ में आ गया? हर ट्रायंगल के पास सरकम सर्कल है, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल के पास उसका सरकम सर्कल नहीं है। समझ में आ गया? सो एवरी ट्रायंगल हैज अ सरकम सर्कल, एवरी क्वाड्रिलेटरल डज नॉट हैव अ सरकम सर्कल। हर एक क्वाड्रिलेटरल के पास उसका सरकम सर्कल नहीं होता, लेकिन जिसके पास होता है, जिसके अराउंड हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक ट्रेपीजियम भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, जिसको साइक्लिक ट्रेपीजियम बोल देंगे। एक पैरेललोग्राम जिसके अराउंड सर्कल ड्रॉ हो गया, उसको हम साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल देंगे। अगर एक रोम्बस है, उसके अराउंड हो गया, तो उसको साइक्लिक रोम्बस बोल देंगे, साइक्लिक रेक्टेंगल बोल देंगे, साइक्लिक स्क्वायर। बस फर्क कितना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में हमेशा सर्कल बनता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में हर बार सर्कल बनेगा ही बनेगा, बाकी डिपेंड्स ऑन द साइड्स एंड द एंगल्स कि सर्कल बनता है कि नहीं। ठीक है? तो अब क्या करते हैं, मैंने आपको ना कोई भी एक पैरेललोग्राम दे दिया, राइट? अब मैं कहती हूँ बताओ जी, ये साइक कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया, बताओ देखकर कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। है ना? मान लो मैंने कहा जी नहीं, आपके पास कुछ नहीं, आप क्लियरली इसको वर्क कर रहे हो, एग्जैक्टली सेंटर बताना है। ये मैंने चार ऐसे पॉइंट्स दे दिए, कहीं से मुझे रोम्बस नहीं लग रहा, कहीं से मुझे ट्रेपीजियम नहीं लग रहा। ठीक है? अब मैं कहती हूँ इसके अराउंड सर्कल बन सकता है कि नहीं, तो आप कैसे देखोगे? या सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे? आपको तो सिर्फ देखकर बताना है, किसी इजी वे से बताना है। तो हर बार किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आपको दिया, तो आप उसके उसके अराउंड सर्कल बनाने नहीं बैठोगे कि साइक्लिक है या नहीं है। तो देयर इज अ टेस्ट, देयर इज अ चेक। जब हम भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चेक करने के लिए कि वो साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, तो यहां से आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, जो सबसे आसान है कि हाउ टू चेक इफ दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके अराउंड सर्कल बनेगा कि नहीं। तो सबसे इजी क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। लिखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ cyclic quadrilateral are supplementary। मतलब इनका सम आपस में क्या होगा? 180। तो लीनियर पेयर देखो फर्क होता है, लीनियर पेयर में भी सम 180 है, लेकिन हर दो एंगल्स जिनका सम 180 होगा वो लीनियर पेयर नहीं होते। ये आपको असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन भी था। एवरी टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स जिनका सम 180 हो गया, वो लीनियर पेयर नहीं होगा। है ना? ऐसे ही ये दो ऑपोजिट एंगल्स है, अगर इनका सम, मतलब मैंने ये लिया 120 और ये लिया 60, इनका सम 180 है, तो ऑब्वियसली बाकी दो का भी सम 120 180 होगा ना। चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360, जिसमें से दो एंगल्स को 180 मिल गया, तो बाकी दो को भी क्या मिलेगा? सम 120। मुझे नहीं पता ये 60 120 है कि नहीं है, ये 100 और 80 भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सम भी तो 180 हुआ। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके अराउंड सर्कल बन ही जाएगा। समझ में आ गए? तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। देखो उसने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कहा हुआ है कि एबीसीडी एंगल, एबीसीडी बताओ, ए प्लस सी करो ऐड, चार पांच क्वाड्रिलेटरल्स बनाओ उनके, मतलब दिस यूज्ड टू बी एन एक्टिविटी की सर्कल ड्रॉ करो, रैंडमली कोई भी इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाना शुरू कर दो। कभी ऐसा बना लो रैंडमली, कोई भी पॉइंट्स को ज्वाइन करके, कभी ऐसे बना लिया, बनाना क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है? तो कुछ ऐसा, इनके एंगल्स को मेजर करोगे, ऑपोजिट्स को ऐड करोगे, हमेशा 180 ही बनेगा। ठीक है? और एक और रूल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जो आम नहीं दिखाया जाएगा, जो इसके डेरिवेशन ही होती है फर्दर, पर मैं सिखा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर हो जाते हैं इससे। सर्कल ड्रॉ किया, वी ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल
इज साइक्लिक, इस सर्कल पर एंड पॉइंट्स है। अब इस क्वाड्रिलेटरल की किसी भी एक साइड को ना एक्सटेंड कर दो, किसी भी एक साइड को आगे एक्सटेंड करो, एक साइड को करना। मैं आपको ये नहीं कह रही दो साइड्स को करो, किसी भी एक साइड को करो। और यहाँ पे मैंने ई लिखा, तो एंगल बीडीई क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये किसके इक्वल होता है? कहते हैं ये वाला एंगल ना हमेशा इसके इक्वल आएगा। एंगल बीडीई इज इक्वल टू एंगल सीएबी, जिसे हम लिखते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। प्रूव करना भी आसान है इसका, मतलब अगर मैं ना भी सिखाऊं तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ टेक्निक। इसे एक्स लिखा, ये वाई है, एक्स प्लस वाई क्या हो गया? 180, क्योंकि साइक्लिक है। वाई प्लस जेड किसके इक्वल हुआ? क्यों होगा 180? क्योंकि क्या है? लीनियर पेयर, क्योंकि मैंने सीडी को आगे एक्सटेंड किया था। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स और जेड इक्वल आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपकी बुक में लिखा नहीं होगा, पहले लिखा जाता था, ये रूल सिखाते थे। बट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। आज क्वेश्चन जो नंबर वाले क्वेश्चन है ना वो करवाऊंगी, प्रूफ वाले कल से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन सिर्फ नंबर बेस्ड है, और इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो पेपर में आ ही जाता है। क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। So exercise 9.3 question number 1, ABC are 3 points on a circle with center O such that BOC is 30, AOB is 60, D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC। D सर्कल पे पॉइंट है, मतलब ना वो AB के पोर्शन पर है ना वो BC पर है, ठीक है। तो एंगल ADC का मेजर निकालना है। हिना और दिया समझ में आ रहा है ये? आसान है, बताओ। एडीसी का मेजर क्या होगा? एंगल एओसी कितना हुआ? 90। तो एंगल एडीसी इज हाफ ऑफ 90 डिग्रीज, विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। क्या हो जाएगा बताओ ये? 45 डिग्रीज, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, अगर 1 मार्क में भी होगा तो यू नो हाउ टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 10th तक इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ दिया जाएगा कभी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। एक सर्कल की कॉर्ड उसकी रेडियस के इक्वल है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होने से क्या होगा? मैंने एक ऐसे बनाया, ए बी, कॉर्ड ए बी बनाई। तो कहते हैं ए बी कॉर्ड ना सर्कल की रेडियस के इक्वल है। सर्कल की कॉर्ड उसकी रेडियस के इक्वल है।
तो आप ये ट्रायंगल एओबी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो जब भी ऐसा होगा, जब भी सर्कल की कॉर्ड उसकी रेडियस के इक्वल होगी, तो उस कॉर्ड को और उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करके हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है एओबी। वो कैसा ट्रायंगल होगा? देखने में क्या लग रहा है? 130 और 150। कौन सा, कहां पर? माइनर आर्क में कौन सा बना? ये जरूरी है, एमसीक्यू आता है ना। हाँ बताओ, एओबी कौन सा वाला ट्रायंगल हुआ? हाँ, तो ट्रायंगल एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना कि जब भी हमारे पास एक सर्कल में कॉर्ड और रेडियस इक्वल होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री। लेकिन हमें तो सेंटर पे एंगल चाहिए, तो सेंटर पे एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है। अब उसने दो एंगल्स पूछे हैं, कहते हैं एक तो बताओ उसके मेजर आर्क पे कौन सा बन रहा है, एक बनाओ माइनर आर्क में। पता मुश्किल क्या है? आपका आंसर 30 150 आएगा ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में हुआ, विच इज द एंगल मेड एट द मेजर आर्क, तो आप 30 मार्क करोगे 150 मार्क करोगे? हाँ, तो मेजर आर्क वाला पोर्शन कौन सा हुआ? ये वाला, बड़ी वाली आर्क। तो बड़ी वाली आर्क में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 का हाफ, 30 डिग्री। हिना एंड दिया, you've not answered me as yet। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? ये काम कर रहे हो साथ साथ कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा एंगल एसी भी हो गया। तो मेजर आर्क लिख लो। एंगल एट द मेजर आर्क इज हाफ ऑफ एंगल एओबी विच इज 60। एओबी 60 है, तो हमारे पास मेजर आर्क पे एंगल हो गया 30 डिग्री। अब माइनर आर्क पे एंगल निकालना है ना, वही क्वेश्चन अब मानो पेपर में था, मैं आपको एक्चुअल बोर्ड पेपर दिखा देती हूँ। यही क्वेश्चन पेपर में था, कुछ इस तरह से बना भी ऐसे ही हुआ है। ये वाला दिया हुआ आपको सेंटर, यहां पर एंगल 145 दिया हुआ था सेंटर पे, फिगर के साथ दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ फिगर ड्रॉ करो या कुछ करो, कुछ नहीं। और यहाँ पे पॉइंट पी में कहते हैं ये वाला एंगल बताओ। तो इसको करने के दो वेज होते हैं। उसने आपको दिया 145, आप निकाल चुके हो 30 डिग्री, वो सबसे आसान होता है। तो आपने कहा मुझे यहां पर कोई एंगल है वो निकालना है। ये वाला एंगल सी और ये वाला एंगल डी आपस में क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आपस में सप्लीमेंट्री है। ठीक है। वरना अगर ऐसे नहीं देखना है ना आपको, तो मैंने ये सब देख लिया, मुझे 60 तक तो पता है सारा। अब मुझे निकालना ये वाला एंगल है। तो अगर ये 60 है, देखो साहब, अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ? 300 हुआ ना ये वाला, रिफ्लेक्स वाला। अगर ये 300 है तो ये कितना हुआ? अब इसका देखो, रिफ्लेक्स एंगल बना, और ये इसका हाफ, 150। मतलब अगर ये 145 दिया था, आई वुड हैव गॉन फॉर दिस एंगल, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल एओबी इज 360 माइनस 145, कितना हुआ? 215। और इसका हाफ कर दो, 10। ये आंसर था। समझ में आ गया? गलती पता क्या होती है यहाँ पे? आप एंगल जो ए ओ बीपी है ना, समटाइम्स हम लोग क्वेश्चन करते करते बहुत कुछ दिया होता है ना, ए ओ बीपी को ही साइक्लिक मान लेते हैं, पॉइंट ओ सर्कल पे नहीं है। समझ में आ गई बात ये सबको? समझ में आ गया सबको ये? किसी को डाउट है कोई? मृदुल समझ में आ गया? तो मेजर आर्क में एंगल 30 डिग्री, माइनर आर्क में यहां पर एंगल बन जाएगा 150 डिग्री। आप रिफ्लेक्स लेकर निकालो या साइक्लिक कंप्लीट करो, वो आपकी मर्जी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे।
अब हमें दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर। तो अब ये एंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 100 डिग्रीज। एंगल पी क्यू आर इज 100, where PQR points on the circle, O is the center, find angle OPR। ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो अगर ये 100 है तो हम रिफ्लेक्स एंगल POR निकाल लेंगे। अगर PQR मुझे 100 दिया हुआ है तो मैं लिखूंगी रिफ्लेक्स एंगल POR इज 2 टाइम्स एंगल PQR, जो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और यहाँ पे आपको थ्योरम मेंशन करनी है, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो ये 200 आ गया, ठीक है ना। तो यहां से मैं निकाल लूंगी कि हमारे पास एंगल पीओआर जो रिफ्लेक्स नहीं है वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 160 डिग्रीज। ठीक है, इतना क्लियर है। सो पी क्यू पीओआर इज 360 माइनस 200 विच इज 160। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाला एंगल निकालना है ना। तो इन ट्राइंगल ओपीआर, इजी है ये वाला, है ना। तो हमारे पास आ गया ओपी इज इक्वल टू ओ आर। तो अगर मैं इसको एंगल 1 एंगल 2 ले लूं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास आ गई आइसोसलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ये सारे आपको एमसीक्यूज में ही आने वाले हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगे एक्स प्लस एक्स, ये अगर एक्स ले लिया हमने, प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये भी एमसीक्यूज में डायरेक्टली आ जाता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी 69, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 69 डिग्रीज, और एसीबी दिया हुआ है छोटे सा, देखो ये वाला 31 डिग्रीज। फाइंड एंगल बीडीसी, ये वाला निकालना है हमें। तो ये 69 और 31 चेक करोगे ना, तो ये कहाँ बन रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी के एंगल्स है। दो एंगल्स दिए हुए हैं ना। देखो जब भी ऐसा कुछ दिया होगा, या तो एंगल्स इन द सेंटर बनेगा, या सेंटर दिया ही नहीं हुआ, या एंगल्स ऑन द इन द सेम सेगमेंट होगा, या कोई डायमीटर के बारे में कुछ कहा होगा कि राइट एंगल बन रहा है सेमी सर्कल में, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर तो बताया ही नहीं हुआ। तो 99% ना वहां पर एंगल्स इन सेम सेगमेंट यूज होता है। समझ में आ गया। तो आपको जब ये निकालना है ना, एक रियलाइज करोगे कि एंगल बीडीसी जो है ना, वो एंगल बीएसी के इक्वल है। बीडीसी एंगल बीएसी के इक्वल है। ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और अगर हम बीएसी पर आ जाए, तो इसके तो दो एंगल्स मुझे गिवन है,
तो ट्राइंगल एबीसी में 69 प्लस 31 प्लस एंगल बीएसी इज 180 डिग्रीज। तो एंगल बीएसी किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस 100। तो एंगल बीएसी कितना हो गया? 80। एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी, इसको हम बोलेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन 5 पर आ जाओ। क्या करना है? क्वेश्चन 5 भी हमारा एमसीक्यू टाइप ही है, ठीक है। बीएसी, ठीक है। अब ना गलती क्या होती है, जब आपको ऐसे दो कॉर्ड्स ना इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई हो ना सर्कल में, तो कभी भी उसको सेंटर, यहां तो लगता ही नहीं है ना। समटाइम्स वो उसको ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं, हमें लगता है सेंटर से पास कर रहे हैं। ये सेंटर बना हुआ है, जब तक आपको मेंशन ना किया हो कि वो सेंटर है, प्लीज उस सेंटर मत लेना, ठीक है। अब देखो इसमें 20 दिया हुआ ना, हमें सेंटर बताया नहीं हुआ ना, क्वेश्चन में सेंटर बताया होगा मैंने। अगर सेंटर नहीं बताया हुआ तो मुझे कौन सा रूल यूज करना है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब अपनी नजरों को देखो, जो 20 है ना, इसका एक आर्म ये सी डी है, दूसरा वर्टेक्स कौन सा है इसका, मतलब दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है? ए। वर्टेक्स तो सी है। अब ए और डी देख, कहीं और जाके टकरा रहे हैं? बी। समझ में आ गया? दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। पिन बॉल की तरह देखना, सी की आर्म्स देखो कहाँ जा रही है, उसके एंड पॉइंट्स मिल गए। अब इन एंड पॉइंट्स को फिक्स करके देख कि कहीं ये जाकर किसी सर्कल पे मिल रहे हैं, सर्कल पे कहीं मिल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब देखो मैं क्या लिखूंगी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, जिसे हम बोलेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। समझ में आती बात है? तो यहां पर ये वाला एंगल जो हमारे पास है, ए सी डी और ए बी डी, हमारा एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो गया? 20। ठीक है ना? इस 20 को तो मैंने यूज कर लिया। अब जो ये 130 है, ये कहां से यूज कर सकते हैं? दो तरह से मुझे पहुंचना इस वाले एंगल पर है, तो या तो एक्सटीरियर एंगल ले, या फिर इसके यहां पे पहुंच जाए। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? 50 डिग्रीज। समझ में आ गया? तो हमारे पास एंगल ए ई बी जो है, इट विल बी इक्वल टू 50 डिग्रीज। लीनियर पेयर करके कर लो। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में हम लगा लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, 20 डिग्रीज प्लस ए प्लस 50, 180 के इक्वल है। एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू बीडीसी, हाँ बी ए सी विल बी इक्वल टू 110। और अगर बी ए सी इक्वल है तो आप बीडीसी भी निकाल सकते हो, बी ए सी निकालना है। हैप्पी न्यू ईयर बेटा तुम्हें। तो डायरेक्टली भी निकल सकते हैं, जैसे 130 निकाला, एंगल्स इन सेम सेगमेंट करना है, ये वाला सेगमेंट और ये भी सेम होगा, देख ये वाला एंगल निकला और ये भी सेम हो गया दोनों, है ना। और यहां पर ये 130 है तुम्हारा, ये ये 50 निकल गया, ये डायरेक्टली 110 निकल जाएगा, और ये सेम सेगमेंट हो जाएगा।
ठीक है, जैसे मर्जी इसको मूव कर सकते हो। आपका आज का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवाया ना, एक तो थ्योरम को दोबारा से लिख कर आना है, सर्कल्स थ्योरम दोबारा से लिख कर लानी है। टेस्ट पेपर कंप्लीट करना है, क्वेश्चन पेपर 3 कंप्लीट। थ्योरम को, सर्कल्स की थ्योरम को दोबारा से लिखना है, कल चेक होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये लिखनी आ गई पेपर में, 5 मार्क्स कंफर्म दिए हैं। गुड इवनिंग बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सहज। वैसे तुम लोग